फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के, उनका जो एनवायरमेंटल साइंस का जो सब्जेक्ट है मतलब पर्यावरण विज्ञान, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो क्लास है हमारी वो क्लास 6 है। इसमें हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें इसके आंसर की भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको जो क्लास 5 तक की जो वीडियोस है ना, वो मैंने आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा रखी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी होंगी तो आप उन क्लासेस को देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ ना, ये मोस्ट जैसे आपके एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मैंने उसको एनालाइज करके फिर इन क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर जैसे बाई चांस जैसे इससे डिफरेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो अगर आप अपने माइंड को मतलब आपका अगर माइंड वर्क करता है तो आप उसको कोरिलेट करके अच्छे से अपने आंसर को डिज़ाइन कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन उठ के आएंगे, हाँ, बट इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको स्टार्ट वो एंड में ना आपको जब ये मैं क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगी ये सारी, तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक और क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्कस करूँगी कि किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको 2 पेपर के क्वेश्चंस की वीडियोस लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको ये दिखा सकूँगी कि हाँ, ये टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आपको भी आइडिया लग जाए कि हाँ, हमसे किस लैंग्वेज में क्वेश्चन को पूछा जाता है और किस वे में हमें एक तरीके से क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई देना होता है। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। इसमें अभी हम एक मतलब इस ये आपका अगर देखेंगे ना, तो ये आपका जब चैप्टर 6 है ना, प्राकृतिक संसाधन में जल संसाधन, उसमें से जो क्वेश्चन मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये मैं आपको लेकर आई हूँ। कि आपसे ये पूछ सकता है कि जल संसाधन क्या है और जल संसाधन की परिभाषा और जल संसाधनों के प्रकार के बारे में बताइए। कि जल संसाधन कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर उनके महत्व के बारे में बताइए, या फिर खतरे में पड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। कि जो जल संसाधन है, जो हमारा जल है, वो खत्म क्यों होता जा रहा है, वो खतरे में इतना क्यों है, इसके बारे में आपको रीजन देना होगा। या फिर इनकी जो क्या क्या समस्याएं हैं, कि इनको मतलब जो जल है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, मतलब जो जल खत्म होता जा रहा है जो पृथ्वी पे से, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एंड इसको हम किस टाइप से यूज़ करें कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका यूज़ सही तरीके से कर पाए जल का। तो इसके मतलब सतत प्रबंधन के ऊपर भी हम इसके बारे में वो करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस टाइप से आपका जो चैप्टर 6 है ना, उसमें से आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो एक तरीके से हम इसके आंसर को इस टाइप से मैंने इसको डिज़ाइन किया है ना, कि इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको रिप्लाई इसका मिल जाएगा। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्टली हम ये देखते हैं कि जल संसाधन होता क्या है। आप नाम से ही जान रहे हैं, जैसे कि हमने भूमि संसाधन देखा था, तो आपने देखा था कि वह जमीन या वह जमीन का टुकड़ा या फिर भूमि जिसका यूज़ मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है, तो वो भूमि संसाधन था। वैसे ही जल जिसका यूज़ क्या जो हमारे एक तरीके से जिसका यूज़ हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, या जिसका यूज़ हमारी दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में यूज़ होता है, उसी को हम जल संसाधन कहते हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ। अब इसमें क्या लिख रखा है कि इसने सरल भाषा में समझे तो यह पानी का वह स्रोत है। स्रोत क्या होता है, जो सोर्सेज हम इंग्लिश में कहते हैं, सोर्स होता है कि जहाँ से आपको क्या होता है, पानी मिलता है, जैसे कि तालाब, कुआं और वर्षा, ये सब आपके स्रोत होते हैं पानी के। ठीक है, तो जो मनुष्य के लिए क्या है, उपयोगी हो, और जिनकी उपयोग की क्या होती है, संभावना होती है, पानी के उपयोग में शामिल है। अब आप जान सकते हैं कि जिसका एक तो मनुष्य क्या करे, उपयोग करे, या फिर उसका उपयोग करने के लिए, वो यूटिलाइज करने के लिए उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज हों कि हाँ उसका यूज़ किया जा सकता है, उसी को हम जल संसाधन कहते हैं। और जल संसाधनों का यूज़ मतलब जो पानी है हमारा, उसका उपयोग बहुत से कामों में शामिल होता है। जैसे आप देखते हैं कृषि करते हैं तो उसमें भी पानी का यूज़ किया जाता है। फिर या कोई मतलब उद्योग हो गए, उसमें भी क्या किया जाता है, पानी का हर जगह यूज़ होता है। पानी एक तरीके से हमारी बेसिक नीड होती है, जो वो होता है हमारा बेसिक जो ज़रूरत होती है, वो हमारी पानी होती है, क्योंकि इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर पानी नहीं है तो जीवन भी नहीं है। घरेलू कामों में आप बर्तन धोने, कपड़े धोने, कप खाना बनाने, इन सब में भी पानी का यूज़ करते हैं। मनोरंजन हेतु और पर्यावरणीय गतिविधियों में आपको बता दें कि जो वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से अधिकतर में ताजे जल की आवश्यकता होती है। अब जो ये सब काम होते हैं तो इसमें अधिकतर क्या होते हैं, हमारा जो पीने योग्य जो पानी होता है उसकी ज़रूरत होती है, मतलब फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है, खारे पानी की नीड नहीं होती। अगर आप कृषि करते हैं तो इसमें भी एक तरीके से अगर आप देखें
तो मतलब सही तरीके का पानी होना चाहिए, ताज़ा पानी होना चाहिए। या फिर घरेलू काम में भी अगर आप खाना बनाते हैं या फिर कुछ भी करते पीते हैं तो उनमें भी आपको ताज़े पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यही बात कही है ना कि जो अधिकतर जो मनुष्य की जो क्रियाकलाप होते हैं, जो उपयोग होते हैं, वो अधिकतर कैसे होते हैं, ताज़े जल की उसमें ज़रूरत होती है। आमतौर पर जो जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग है ना 70% सिंचाई में किया जाता है। अगर हम देखें तो 100% में से 70% तो है ना आपका जो जल है वो सिंचाई के लिए यूज हो जाता है, जो हम पेड़ पौधों की सिंचाई करते हैं उसमें यूज हो जाता है। और 23% जो उद्योगों में, और जो 7% है वो घरेलू चीज़ों में, मतलब कपड़े धोने, बर्तन धोने, खाना बनाने या एनीथिंग एल्स जो भी हम अपने घर में कोई भी काम करते हैं तो उसमें 7% यूज होता है पानी का। अन्य उपयोगों में किया जाता है। तो और बाकी अदर जो काम होते हैं कुछ भी, मतलब मान लीजिए काम किए जाते हैं, वो सब्जी धोने के लिए किया जा रहा है या फिर एनीथिंग एल्स जो भी, तो आधा पानी मतलब उसमें यूज़ होता है, मतलब अन्य उपयोगों में यूज़ किया जाता है पानी को। और लोगों द्वारा पृथ्वी पर विद्यमान कुल शुद्ध जल का 10% से भी कम उपयोग किया जा रहा है। जल संसाधन का उपयोग इसमें किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो 100% हमारा जो जल होता है उसमें हम 70% तो सिंचाई में यूज़ कर देते हैं, 23% हमारे उद्योगों में और 7% घरेलू उपयोगों में। और बाकी बहुत कम जो जल होता है ना, जो कैसा होता है, पीने योग्य होता है, मीठा जल होता है। इट मीन्स हमारी पृथ्वी पे अगर आपने सुना होगा तो हमारी जो पृथ्वी है, आप देखते हैं कि 71% क्या है, पानी से घिरी है। मतलब अगर आप देखते हैं, अगर पृथ्वी का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा ब्लूइश ब्लूइश होता है। क्यों होता है? क्योंकि बोला जाता है कि जो पृथ्वी है बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, पानी है। परंतु पानी तो है, परंतु कैसा पानी नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पानी की क्या करनी चाहिए, हमें कंजर्व करना चाहिए, उसको अच्छे से प्रबंध करना चाहिए, उसका प्रबंधन अच्छे से किया जाना चाहिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए इन पानी का एक तरीके से उसकी समाप्ति ना हो पाए। है तो पानी, परंतु कैसा पानी है, महासागर जलों का पानी है जो खारा होता है, जो बहुत एक तरीके से नुकसानदेह होता है मानव के शरीर के लिए। तो वो हमारे यूज़ में नहीं किया जा सकता, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यही देखा आपने कि किस टाइप से जो हमारा पानी है, जल संसाधन आखिर में होता क्या है। अब हम देखते हैं जल संसाधनों के प्रकार। हालांकि हमने पहले ही जलीय संसाधनों के सामान्य स्रोत की व्याख्या कर चुके हैं। इट मीन्स जैसे कि हमने स्रोतों के बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपका वो हो गया पीने योग्य जो पानी होता है, या सॉरी मैं बोल रही हूँ आपको, जो जैसे मैंने आपको बताया कि जल का स्रोत क्या क्या है, बारिश हो गई, तालाब हो गया, या फिर आपका झील हो गई। तो ये सब क्या है, ये पानी के स्रोत हैं, जलीय के संसाधन के क्या हैं, स्रोत हैं। और हम मानव उपयोग के लिए जल संसाधनों के उदाहरणों पर अधिक विस्तार से गौर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जल संसाधनों के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रकार हैं वो किस टाइप से हैं। अब जल संसाधन में आपका फर्स्टली आ गया नदियाँ, जिसको हम क्या कह देते हैं, स्रोत भी कह लेते हैं। आप इसको प्रकार के रूप में देख सकते हैं, या फिर इसको हम स्रोत भी कह लेते हैं, सोर्स भी कह लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सोर्सेज कहा जाता है और हिंदी में स्रोत कहा जाता है। तो आप इस वर्ड से बहुत वाकिफ होंगे। नदियों के जैसे अब आपने अभी देखा कि जल का स्रोत क्या है, नदियां हैं, या फिर इसका प्रकार में नदियां आती हैं। नदियां पानी की धाराएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर बहती हैं। वह ताजे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जो नदियां होती है वो एक तरीके से देखा जाए तो ताजे पानी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, और अक्सर शहरों, कस्बों और पूरे क्षेत्रों को आपूर्ति करते हैं। यही कारण है कि कई सबसे महत्वपूर्ण शहर समुदाय नदी के किनारे स्थापित किए गए थे। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट पहले के टाइम पर अगर आपने देखा होगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, सिविलाइजेशन जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे फली फूली थी, वो हमारी जहाँ पे नदियाँ, जहाँ पे तालाब या जहाँ पे झीलें हैं वहाँ पर कोई भी सभ्यता कभी भी फलती फूलती हैं। तो यही कहा गया है ना कि कोई भी अगर समुदाय एक तरीके से स्थापित होता है, कोई भी शहरी समुदाय अगर, तो कहाँ पे स्थापित होता है, कभी भी नदी के किनारे स्थापित होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसको सब चीज़ें प्रोवाइड होगी। चाहे आपको अपने पेड़ उगाना है, खेती करनी है, या फिर कुछ भी करना है, आपको पानी की नीड पड़ती है। और अगर वहाँ पे अगर हम नियर बाय रहते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सही मात्रा में हमें कोई भी चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि जो मतलब जो भी शहरी समुदाय नदी के किनारे ही स्थापित किए गए थे पुराने टाइम में भी। अगर आप देखें, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के भी क्लासेस मैंने हिस्ट्री की प्रोवाइड करवा रखी हैं, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त नदियाँ फसलों की सिंचाई, पनबिजली और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या फिर जैसे सिंचाई के लिए हो, या फिर जो बिजली बनाने के लिए भी टरबाइंस लगाए जाते हैं जलों के अंदर। आपने देखा होगा झीलें होती हैं जो बहुत ऊंचाई से ऐसे फॉल करती हैं,
तो उसके लिए भी क्या होता है, वहाँ पे भी एक टरबाइन्स का लगा रहता है जो क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है। तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जल हमारे, और इसमें यही चीज़ें लिखी गई हैं। और हमारे संबंधित गाइड से दुनिया की सबसे लंबी नदियों की खोज कर रहे हैं, जो मतलब वो हैं अभी, वो क्या कहा जा रहा है कि नदियों की खोज की जा रही है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपने ज़रूर झीलों के बारे में भी सुन रखा होगा और सागरों के बारे में भी सुन रखा होगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, इन सब के बारे में देखा होगा। तो अभी इन सब चीज़ों के ऊपर मतलब रिसर्चेस चलती रहती है, कभी ना कभी आए दिन कुछ ना कुछ आपको नया सुनने में ज़रूर आता है कि हाँ आज ये डिस्कवर किया गया है या ये चीज़ें वो करी गई हैं। तो डिस्कवर वही चीज़ें होती हैं जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट तो करती हैं, परंतु उनको क्या किया जाता है, ढूंढा जाता है, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि पानी के प्रथम स्रोत में मतलब कि जल संसाधन का प्रथम जो प्रकार है वो ये है। नेक्स्ट आपका झीलें और लेगून। अब ये लेगून क्या होती है ना, लेगून को मैं एक बार आपको वो डिफाइन कर देती हूँ। झीलें तो होती है कि जहाँ पे एक तरीके से पानी की धार आ रही है और वो पानी आगे बढ़ के बहकर चला गया, परंतु यहाँ पर एक झील टाइप में बन गई, मतलब पानी इकट्ठा हो गया और वो छोटे से में इकट्ठा हुआ तो उसको हमने झील नाम दे दिया। परंतु जो लेगून होती है ना, वो ये होती है ना कि मान लीजिए अगर आप अपने भारत का नक्शा देखते होंगे तो वो इस टाइप से है ना, कुछ इस टाइप से है। तो जो साइड में हमारे क्या है, आपकी ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी होती है ना, और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो ये पानी का ऐसे बहाव आता है, परंतु जो जमीन भी है हमारी इधर से ऐसे, और जो जमीन का जो ऐसे करके टुकड़ा सा बन जाता है ना, मतलब तीन ओर से तो पानी, वो तीन ओर से तो जमीन से घिरा है और एक ओर से ना उसकी झील टाइप में रहती है, तो उसको हम लैगून कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे ये चीज़ है, तो ये अगर ये ऐसे हमारा भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे मान लो पानी है, तो यहाँ पे पानी है ना, पानी की वजह से जो शेप हो गई इसकी, वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी इधर से, तो वो ऐसे करके जब शेप में यहाँ पे जो पानी होता है ना इकट्ठा, उसको हम लेगून कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि लेगून क्या होती है। ये भी हमारे जल संसाधन का एक प्रकार है। आमतौर पर नदियों की तुलना में बड़े और अधिक स्थिर ये जल निकाय एक अन्य महत्वपूर्ण जल संसाधन होते हैं। ठीक है, झीलें बड़ी मात्रा में ताज़ा पानी संग्रहित करती हैं और आसपास के समुदायों को पानी पीने की आपूर्ति भी कर सकती है। कि जो झीलें होती हैं वो हमारी पानी जो ताज़ा पानी होता है उसको संग्रहित करने का सबसे बड़ा एक तरीके से वो है। और इसके अलावा वह पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास भी होती हैं। आप जानते हैं कि जो झीलें होती हैं, अगर कहीं पे झीलों का निर्माण हो जाता है तो वो क्या होती हैं, वो जीव जंतु जो प्रजातियां होती हैं जानवरों की, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से हेल्पफुल होती हैं, उनके आवास के लिए। इट मीन्स उनको जीवित रखने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस संबंधित लेख में आप झील और लेगून के बीच में अंतर जान सकते हैं। इट मीन्स कि आप देख सकते हैं कि हाँ, लेगून और जो झील के बीच में मैंने आपको अंतर इस टाइप से एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें मैंने यही चीज़ बता रखी है आपको। ठीक है, कि झील क्या होती है और लेगून क्या होती है। आई होप आप समझ चुके होंगे इसके डिफरेंसेस के बारे में भी। नेक्स्ट आपका जलभृत। अब जलभृत क्या होता है? जलभृत मिट्टी या चट्टान की छिद्रपूर्ण परतों में पाए जाने वाले भूमिगत जल का भंडार है। इट मीन्स जो चट्टाने होती हैं या मिट्टी होती है उसमें अगर छोटा सा छेद होकर वहाँ पे क्या हो जाता है, भूमिगत जो जल होता है, जो जमीन के नीचे का जो जल होता है वो संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को हम जलभृत कहते हैं। और वह भूजल के एक आवश्यक स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। जो भूजल है उसका ये रिप्रेजेंटेटिव टाइप में भी होता है जो जलभृत है, जिसे कुओं के माध्यम से निकाला जाता है। आप देखते हैं कि कुओं की खुदाई की जाती है तो उससे जल निकलता है, तो वो क्या है, आपने देखा कि वो चट्टान हो गई या मिट्टी हो गई, उसके बीच में से क्या हो रहा है, नीचे से वो निकल रहा है। अगर आप में जैसे अगर आपने, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर जैसे आपने बचपन में डोरेमोन देखा होगा, तो एक एपिसोड था मे बी जिसमें डोरेमोन, वो जो नोबिता होता है वो घर छोड़ के चला जाता है, तो वो एक जगह पे कुएं में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ऐसा करके मिट्टी का कुछ बना रहता है, वो वहाँ पे खुदाई करता है, तो वहाँ से क्या होता है, जल निकलता है एकदम ऐसे फुहारे की तरह। तो वो क्या है, वो आपका जलभृत टाइप में है। या फिर आप कुएं की खुदाई करते हैं तो उसमें भी मैं आपको इसलिए डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ क्योंकि वो हम रियल लाइफ में भी अपने हम देख चुके होते हैं, तो वो हमें लगता है कि हाँ हम कोरिलेट उस चीज़ को कर पा रहे हैं। इसलिए जो भी मेरे एग्जांपल्स रहते हैं आप उसको एज अ फन लेकर उसको समझने की कोशिश किया करें कि हाँ मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, कि वो आपको अंडरस्टैंड भी अच्छे से हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको डेली लाइफ से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल्स देती हूँ जो चीज़ें मैक्सिमम जो बच्चों ने चीज़ें देखी होती हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड मैं आपको कोई भी एग्जांपल देती हूँ। ये कि कई क्षेत्र आबादी को पीने का पानी की आपूर्ति और कृषि के लिए जलवायु स्तर पर निर्भर है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जलवृत क्या है, इसका एक स्रोत ये भी है। और चौथा स्रोत ये है ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्या है कि जो ग्लेशियर बर्फ के विशाल समूह हैं जो लंबे समय तक बर्फ और हिम के जमा होने से बनते हैं और इन्हें महत्वपूर्ण जल संसाधन माना जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो पहाड़ बहुत ऊंचाई पे रहते हैं तो उन पे बर्फ जम जाती है, और वो बर्फ क्या होती है, वो भी एक तरीके से हमारे जल संसाधन का एक प्रकार है, क्योंकि ये बर्फ के पिघलने के रूप में ताज़ा पानी क्या कराते हैं, हमें उपलब्ध कराते हैं।
ग्लेशियर नदियों और झीलों की आपूर्ति करते हैं, और ये ग्लेशियर के कारण ही क्या होता है, एक तरीके से झीलों और नदियों का भी निर्माण होता है, और उनका क्रमिक पिघलना जल भृतों के पूर्ण भरण में योगदान देता है। और जब वो पिघलते रहते हैं तो वो जो जल भृत होता है, मतलब कि जो हमारा भूजल होता है, उसको भी भरने में क्या करते हैं, एक तरीके से योगदान अपना देते हैं। ग्लेशियर से हिमखंड टूटते हैं, लेकिन पानी निकलना कितना मुश्किल होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्लेशियर है, अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में भी कहीं कहीं पे पढ़ाया था कि हाँ, ग्लेशियर क्या होता है कि पर्वत पे जो बर्फ जमी रहती है, तो जब CO2 की मात्रा बढ़ती है तो क्या होने लग जाते हैं, वो पिघलने लग जाते हैं, और वो पिघल कर कहाँ जाते हैं, नदियों, झीलों, तालाब, इन सब में चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको आपूर्ति उसकी करते हैं, एक तरीके से उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं जो ग्लेशियर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारा क्या है, जल संसाधन का प्रकार है। आपका नेक्स्ट प्रकार है जलाशय। आप जलाशय किसे कहते हैं कि जहाँ पर एक तरह जल इकट्ठा हो जाए उसी को जलाशय कह देते हैं। मतलब जलाशय नदियों को बांधों से अवरुद्ध करके बनाए गए पानी के बड़े कृत्रिम निकाय होते हैं। जलाशय जो होते हैं ना, ये मानव कृत्रिम होते हैं, मतलब कि मानव इनका निर्माण करता है। जैसे अब आपके तो झील हो गए या तालाब हो गए, इन सब का तो वैसा है, नेचुरली ये उत्पन्न हो जाता है। कैसे, अगर मान लीजिए पानी का बहाव आया कहीं से और कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ पे ये अगर ऊंचाई और खाल का, जैसे जमीन होती है ना, ऊंच खाल, तो अगर वैसा होता है तो वहाँ पे वो हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, तो वो क्या कर देता है, झील का निर्माण कर देता है। परंतु जो जलाशय होता है ना, इसका निर्माण मानव द्वारा ही किया जाता है। और वो कैसे, ये जल निकाय नदियों के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। वो बांध बनाकर क्या करते हैं, ये जलाशय का निर्माण करते हैं। मनुष्य जो होते हैं, बांधों का निर्माण करके बांधों के थ्रू क्या करते हैं, पानी के बहाव को एक जगह क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, और उससे क्या हो जाता है, जलाशय का निर्माण हो जाता है। जैसे सतलुज बांध, ये सब आपने पढ़ रखे होंगे, भांगड़ा नांगल बांध, तो ये सब क्या है, ये भी एक तरीके से जलाशय का ही निर्माण करते हैं, अगर इनके पानी को क्या कर दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है। प्रचुर वर्षा के दौरान पानी का भंडारण करते हैं, और कमी के समय इसे धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। कि जब एक तरीके से ज़्यादा वर्षा होती है तो इसका इकट्ठा किया जाता है, और जब पानी की कमी होने लग जाती है, जब वर्षा नहीं होती है, तो इसका धीरे धीरे करके रिसाव किया जाता है। मानव उपभोग और कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराने के अलावा जलाशयों का उपयोग जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो आपको पता है कि जो जलाशयों का यूज़ है वो हम किस तरीके से करते हैं। जो जल है या वो हमारा एक तरीके से जो वो होती हैं, ऐसे करके जो क्या कहते हैं, वो गिरता रहता है पानी का, झरना टाइप में, हाँ झरना कहते हैं इसे। तो झरनों के थ्रू भी क्या होता है, पानी का ही वो होता है, जल विद्युत का निर्माण करा जाता है। वैसे ही जो जलाशय होती है ना, वो जलाशय भी जल विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करने में एक तरीके से अपनी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है आपका समुद्री जल। अब समुद्री जल क्या है कि हालांकि समुद्री जल मानव उपभोग के लिए पीने योग्य नहीं है, इसका उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता, के लिए मतलब किया जाता है। कि जो समुद्री जल होता है, बेशक कि कहा जाता है कि पानी उसके पीने के लिए यूज़ नहीं होता, मतलब उसका यूज़ नहीं किया जाता, परंतु उस पानी को भी क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। नमक उससे बनाया जाता है। आप वो आपने जो नमक तोड़ो आंदोलन था गांधी जी का, नमक कानून तोड़ने वाला, तो उसमें भी आपने देखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि गांधी जी ने समुद्र के पानी से वो किया था, नमक का निर्माण किया था और टैक्स को हटा दिया था, मतलब उस पे से। तो यही कहा गया ना कि जो समुद्री जल होता है ना, वो पीने योग्य नहीं होता, परंतु फिर भी उसका यूज़ क्या किया जाता है, अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया नमक बनाने के लिए, ठीक है। और इनमें ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से बिजली उत्पन्न या ताज़ा पानी प्राप्त करने के लिए अलवणीकरण शामिल है। इट मीन्स या तो फिर इससे ताज़ा पानी भी बनाया जाता है, या फिर इसके लिए विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। तो मतलब डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पर्पज़ होते हैं समुद्री जल का यूज़ करने के लिए। इसलिए इसको भी क्या किया गया, जल संसाधन के प्रकार के अंतर्गत रखा गया है कि समुद्री भी क्या है, समुद्री जल भी एक जल संसाधन का प्रकार है। क्योंकि संसाधन क्या होते हैं, जो मानव क्या होता है, अपने यूज़ के लिए, प्रयोग के लिए उसका यूज़ करते हैं कोई भी उत्पाद का, तो उसी को हम संसाधन कहते हैं। तो इसलिए ये समुद्री जल को भी हमने प्राकृतिक संसाधन के उसमें रखा है, ठीक है। अलवणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो समुद्री जल से नमक निकाला जाता है और इसे उपयोग ताजे पानी के रूप में परिवर्तित करके किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो बिल्कुल इसके अंदर फिट हो रहा है, क्योंकि नमक इसके थ्रू बनाया जाता है। जो समुद्री जल होता है उसके थ्रू नमक वो करा जाता है, बनाया जाता है। तो उसमें से क्या हो जाएगा, नमक जब निकल जाएगा तो वो पानी कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा पानी साफ हो जाएगा, मतलब उसमें लवण कम हो जाएगा, और फिर उसको पानी, पीने योग्य पानी का निर्माण उससे करा जाता है, उसमें मतलब परिवर्तित किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है पीने योग्य पानी में। अब हम देख लेते हैं कि जल संसाधनों का क्या इंपॉर्टेंस है। कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो जल संसाधन है हमारे जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जल के बिना क्या नहीं है, जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए क्या, किस लिए इंपॉर्टेंट है, जो जल संसाधन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या है, एक तरीके से जीवन है हमारा।
यही है कि पारिस्थितिक तंत्र के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका महत्व निर्विवाद है और हमारे समाज के सभी पहलुओं को अलग अलग स्तर पर प्रभावित करते हैं। इट मीन जो इसका वो है महत्व है, इसमें कोई भी विवाद का कोई मुद्दा नहीं रहता, क्योंकि जो जल संसाधन है वो एक तरीके से हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें जो जैव विविधता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे हो गए या मनुष्य हो गए, ये सभी के लिए क्या होता है, जल इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस को हमने बताया है। नेक्स्ट है इसका महत्वपूर्ण क्यों है, ये महत्व क्यों रखते हैं जल संसाधन। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से यह एक है कि जल संसाधन हमारी पेयजल आपूर्ति के लिए आवश्यक होता है, इसलिए भी इसका महत्व है। क्योंकि इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, एक तो हमारे पानी तंत्र के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि हाँ सभी जीव जो एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं उनका एक तरीके से आवास के रूप में ये कार्य करते हैं जो जल होता है। परंतु ये हमारा एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका हम किस चीज़ के लिए करते हैं, पेयजल के रूप में करते हैं, मतलब पीने के लिए, पीने की आपूर्ति के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ती है। नदियाँ, झीलों, जल भरो और अन्य स्रोतों से ताज़ा पानी हमारी दैनिक खपत, स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती हैं। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। स्वच्छ और सुरक्षित जल तक पहुँच के बिना जो मनुष्य है वो जीवित नहीं रह सकता। अगर उसको स्वच्छ जल ना मिले तो जो मनुष्य है वो क्या हो जाएगा, नहीं जीवित रह पाएगा। जैसे कि आप सुनते हैं कि अगर गंदा जल पी लिया जाता है तो हैजा, टाइफाइड, ये सब टाइप की क्या हो जाती है, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो वो किस कारण होती है, गंदा जल पीने के कारण, दूषित जल पीने के कारण। तो यही कहा गया है कि अगर मनुष्य को साफ जल नहीं मिलता तो वो क्या नहीं है, एक तरीके से जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंस में कि जल संसाधन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानव उपभोग के अलावा कृषि के लिए जल संसाधन आवश्यक होता है। इट मीन्स केवल मानव के लिए उपभोग के लिए ही जल आवश्यक नहीं है, कृषि के उद्देश्य के लिए भी जो जल है वो क्या है, महत्व रखता है। खेतों को उत्पादक बनाए रखने और बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए फसल सिंचाई नदियों, झीलों, भूजल पर अधिक निर्भर करती है। इट मीन जो मनुष्य है जो उत्पादक को बनाए रखने के लिए, उत्पादक की पैदावार को सही रखने के लिए, फल फूल आदि की पैदावार सही हो तो उसके लिए भी जो ताज़ा पानी है उसका उपयोग किया जाता है। तो यही बात इसने कही है कि इसका यूज़ किस में किया जाता है, सिंचाई हो गई, सिंचाई में सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है ना, जल की आवश्यकता सिंचाई के लिए पड़ती है। और जो जल की आवश्यकता वो कहाँ कहाँ से पूरी की जाती है, नदियों द्वारा, जलाशयों द्वारा, भूजल द्वारा, इस टाइप से इस पे निर्भर रहते हैं। पर्याप्त पानी के बिना खाद्य उत्पादन से समझौता किया जाएगा और क्या हो जाएगी, कमी और अकाल का सामना करना पड़ेगा। अगर सही तरीके से पर्याप्त पानी ना मिले तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और जब वो सूख जाएंगे, अगर वो फल सब्जी देंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। और अकाल का सामना क्या करना पड़ेगा, लोगों को करना पड़ सकता है। तो यही इसके अंदर है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण इसका वो है, एक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण करती है। हम जो जो जल है, जैसे कि हमने पढ़ा था नवीकरणीय संसाधनों में, तो जल कैसा है, जो जल है वो कैसा संसाधन है, वो नवीकरणीय संसाधन है। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण क्या किया जा सकता है, जल विद्युत ऊर्जा जो है वो उत्पन्न बार बार की जा सकती है, उसको जल्दी से जल्दी क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है। परंतु जो अनवीकरणीय संसाधन होते थे उनका क्या, उनको जल्दी से बनाया नहीं जा सकता था। जैसे कि आपके कोयला होगा, पेट्रोल होगा, इनको जल्दी से इनका निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको आणविकरणीय कहा गया। परंतु जो जल होगा, वायु हो गया, ये सब क्या थे, हमारे नवीकरणीय संसाधन थे, जिसको क्या किया जा सकता है, दोबारा से जल्दी से बनाया जा सकता है। तो यही किया गया है कि जो जल है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या करता है, जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट रखता है कि वे अविश्वसनीय जैव विविधता का समर्थन करते हैं, जैसे नदियां, झीलें और आर्द्र भूमि, पौधे, जानवर और अन्य जीवित प्राणियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का घर है जो जीवित रहने के लिए पानी पर निर्भर करती है। तो इट मीन्स ये इसलिए भी इनके आवास का कारण भी है। जो नदियाँ, झीलें, तालाब, ये सब क्या है, जो पानी है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, जो जीवित प्राणी है, इनकी जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, पानी पर निर्भर रहती हैं। और यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र आवश्यक आवास और जटिल खाद्य श्रृंखलाओं का हिस्सा होता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे किस टाइप से जो जल है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो पारिस्थितिक क्षेत्रों और मानव जीवन के उनके महत्व के अलावा जल संसाधनों का मनोरंजक और सांस्कृतिक मूल्य भी है, ठीक है।
और झीलें, नदियाँ, समुद्र तट, अवकाश, जल क्रीड़ा, मछली पकड़ने और विश्राम के लिए स्थान प्रदान करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि मनोरंजन के साधन के रूप में भी जो जल है वो यूज़ किया जाता है, या फिर जो हमारी संस्कृति के जो मूल्य होते हैं, जैसे कि हमारे जो जैसे कि वो हो जाते हैं जो मछुआरे होते हैं वो मछली पकड़ते हैं, या फिर मतलब इस टाइप से होता है ना। या जैसे आप देखते हैं कि हम बहुत से ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर जल का क्या करतब दिखाए जाते हैं, डॉल्फिन्स उसमें करती हैं। तो ये मनोरंजन के रूप में भी, साधन के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है जल संसाधन का। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से जो जल है वो हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए इसे इतना महत्व दिया जाता है जल संसाधन को। तो यही दिखा गया है ना कि दुर्भाग्य से हमारे जल संसाधन खतरे में है। बेशक कि मतलब कि एक दुर्भाग्य है कि जो हमारा जल है वो कैसा है, खतरे में है, क्योंकि जो लोग हैं ना आजकल इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं, जो हमारा ताज़ा जल होता है उसका इतनी ज़्यादा बर्बादी करते हैं। अगर आप देखते होंगे ना तो जैसे कि अगर बड़े बड़े घरों में या मिडिल क्लास घर में भी अगर देखा जाए, तो जैसे टंकी होती है, पानी भर जाता है तो वो पानी गिरता रह जाता है, बहुत देर तक गिरता रह जाता है, तो उनको कोई खबर नहीं रहती कि हाँ पानी का सही तरीके से उसको सही टाइम पे बंद कर दिया जाए मोटर को, कि जिससे कि जो पानी है वो वेस्ट ना हो। वो आपका ताज़ा पानी कहाँ जा रहा है, नाली में जा रहा है, और जब नाली में जा रहा है तो क्या वो पीने योग्य है? नहीं ना, पीने योग्य। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, इसका नुकसान ही तो हो रहा है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो दुर्भाग्य से क्या हो रहा है, जो जल संसाधन है वो कैसा है, खतरे में है। और जल संसाधन को महत्व को समझने से पता चलता है कि उनकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। हमने इनके इंपॉर्टेंट्स को पढ़ा तो आप जान सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिकैप करवा देती हूँ। जैसे कि आपके पीने के लिए जो जल है वो पीने के लिए, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है उससे, जल से, है ना। और किस किस चीज़ के लिए था, जैसे कि आप देख सकते हैं, या जो मानव जीवन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, और ये कृषि के लिए इम्पोर्टेंट है ना, पेयजल की आपूर्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस टाइप से हमने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। और ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है, पारितंत्र जो है वो बिगड़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, जैव विविधता जो है नष्ट हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जल संसाधनों के खतरे के पड़ने के कारण क्या है, कि जल संसाधन क्यों इतना ज़्यादा खतरे में है। इट मीन्स इसका वो जल का किस टाइप से यूज़ किया जा रहा है, कि जो है जल वो समाप्त होता चला जा रहा है। तो इसमें हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका कृषि के लिए अत्यधिक दोहन, कि जो जल का है ना इसलिए भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, इसका इसलिए भी दोहन होता है क्योंकि कृषि के क्षेत्र में ना बहुत ज़्यादा जल का यूज़ क्या किया जाता है, और वो वेस्ट भी किया जाता है एक तरीके से देखा जाए। कभी कभी क्या होता है कि खेत में कई लोग जो किसान लोग होते हैं वो करने जाते हैं, सिंचाई देने जाते हैं, और पाइप ऐसे ही पानी क्या होता है, बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, तो क्या हो रहा है, वो वेस्ट ही तो हो रहा है ना। तो इसने कहा गया ना कि कृषि के लिए अत्यधिक दोहन किया जाता है जलों का। कृषि दुनिया भर में मीठे पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, कृषि दुनिया भर में मीठे पानी के, क्योंकि इसमें कृषि के अंदर मीठे पानी का यूज़ करके ही वो किया जाता है, फसल का उत्पादन किया जाता है। और अत्यधिक सिंचाई पद्धति विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में जल वृत्तों और सतही जल स्रोतों की कमी का कारण बनती जा रही है। कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता, तो वहाँ से क्या होता है, जमीन का पानी जो हमारे कुएं वुएं होते हैं उसी से क्या किया जाता है, सिंचाई विंचाई की जाती है। और फसल उगाने के लिए पानी की मांग अक्सर उस दर से अधिक होती है जिस दर पर जलविद्युत पुनर्भरण कर सकते हैं। तो यही है कि अत्यधिक मांग इसकी की जाती है, जिसके कारण जो जल है वो बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ता जा रहा है। इस कारण जो कहा गया है कि जो जल संसाधन है उसके खतरे के पड़ने में कारण जो है, फर्स्ट कारण वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के लिए क्या कर रहे हैं, अत्यधिक दोहन करते हैं जल का। ठीक है। नेक्स्ट इसका खतरे के कारण है औद्योगिक उपयोग, मतलब कि उद्योगों के विनिर्माण या शीतलन और ऊर्जा उत्पादन सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, पानी की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी जैसे विनिर्माण करना है या कुछ भी करना है, एनीथिंग एल्स, तो उसके में ना पानी की हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और गर्म पानी को वापस नदियों या अन्य स्रोतों में छोड़ने से जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बाधित हो जाता है, जिससे पानी अन्य उद्देश्य के लिए कम उपयोग योग्य हो जाएगा। अगर जो पानी होता है उसका वो कर दिया जाता है, दोहन करते हैं, तो वो हमारे किस चीज़ के लिए, किसमें नुकसानदायक होता है, वो पारिस्थितिक तंत्र के लिए नुकसान होता है। अब ये आप मत पूछना कि पारितंत्र होता है क्या, मैंने इसको आपको चैप्टर प्रोवाइड करवा दिया कि पारितंत्र में आप समझ सकते हैं कि जो एक जीव दूसरे जीव के साथ क्या करता है, अंतर परस्पर क्रिया करता है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वही हमारा पारिस्थितिक तंत्र है। अगर एक भी जीव, अगर मान लीजिए कि अगर बिल्ली मर जाए,
है ना, बिल्ली खत्म हो जाए, उसकी प्रजाति ही नष्ट हो जाए, तो जो चूहे का उत्पादन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई वाला सामना करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए क्या गया ना कि जल जल होता है ना, वो जैव विविधता को बनाए रखता है, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको संतुलन में रखा रहता है, कि कोई भी ऐसा जीव ना हो जो क्या हो जाए, जिसकी प्रजाति नष्ट हो जाए, और जो दूसरा जीव है वो ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल जाएगा। तो इससे क्या होगा, नुकसान हमारा ही होगा ना, संतुलन नहीं रहेगा उसमें। क्योंकि अगर जैसे कि बोलते हैं ना कि शेर बिल्ली को खाएगा, बिल्ली चूहे को खाएगा, तो इस टाइप से ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस टाइप का क्या होना चाहिए, संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए। और ये तभी निर्भर है जब जल सभी को सही मात्रा में प्रोवाइड हो रहा है। तो जल इसलिए भी खतरे में, जल संसाधन है, क्योंकि इसका औद्योगिक उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट इसलिए इसका मतलब जल संसाधन खतरे में है क्योंकि शहरीकरण। अब शहरीकरण इतना हो गया है, मतलब कि दुनिया में जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और पानी की मांग भी क्या हो रही है, फिर अधिक होती जा रही है। और जो लोग हैं, जब उसमें पीने योग्य पानी बहुत कम है, और लोगों को आपने देख रखा होगा कि कभी है ना प्यास बहुत कम भी होती है ना, पर लोग क्या करते हैं ना, एक गिलास पूरा पानी लेके बैठेंगे और आधा पानी उसमें छोड़ देंगे जूठा, और फिर वो क्या होता है, वो पानी नाली में जाता है, और नाली में जाता है तो उससे क्या हो रहा है, जो मीठे पानी है, जो मीठा जल है, जिसको आपूर्ति करके प्रोवाइड करवाया जाता है लोगों को, तो वो क्या हो रहा है, नष्ट ही तो हो रहा है, जिससे कि क्या इसकी कमी होती जा रही है मीठे जल की। तो शहरीकरण ने भी है ना जल संसाधन को खतरे में डाल रखा है। जैसे इसमें मैं पढ़ देती हूँ, इसमें लिखा है कि दुनिया की आबादी तेजी से शहरी क्षेत्रों की ओर जा रही है, जहाँ पानी की मांग अधिक है। शहरीकरण ने बुनियादी ढांचे का विस्तार होता है, जो प्राकृतिक जल प्रणालियों को बदल सकता है, जैसे भूजल पूर्ण भरण को कम कर सकता है, और प्रदूषण क्या करता है, बढ़ा सकता है। अगर भूजल का अधिक से अधिक यूज़ किया जाता है, तो वो एक तरीके से वो भी नुकसानदायक होता है, वो एक तरीके से क्या कर रहा होता है, प्रदूषण को बढ़ा रहा होता है। और ताप द्वीप प्रभाव पर हमारे लेख से शहरीकरण के कारण और होने वाले खतरों के बारे में जानेंगे। इट मीन्स ये चीज़ें आप इसको वो कर लेना, ये लाइन गलत ऐड हो गई है, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो वो है, शहरीकरण ने भी क्या कर दिया है, जल संसाधन को खतरे में डाल रखा है। नेक्स्ट आपका जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन के कारण कैसे हमारा जो जल है वो खतरे में बढ़ रहा है। इसमें ये होता है ना कि मौसम के मिजाज में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ा हुआ तापमान क्या होता है, वर्षा और वाष्पीकरण दर को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। आपने देख रखा कि अगर जलवायु क्या होती है, ढंग से नहीं होती है, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ता है वर्षा पे या कुछ भी चीज़ पे। और कुछ क्षेत्रों में क्या रहता है, सूखा लगातार और गंभीर होता चला जाता है, कि अगर किसी देश उसमें राज्य में बारिश नहीं हो रही तो बारिश नहीं होती रहेगी। क्यों, इस कारण से क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु का मिजाज, जैसे मौसम का मिजाज जिसे हम कहते हैं, वो बदल जाता है। और मौसम में अगर बारिश नहीं होगी, जिस टाइम पे बारिश की नीड होती है, तो उससे क्या होगा, पानी की कमी होगी। और पानी कैसा है, फिर पानी एक तरीके से उससे क्या होगा, हमारा जो जल संसाधन है वो खतरे में ही तो पड़ रहा है ना, कि जलवायु परिवर्तित हो रही है, तो उसके कारण वर्षा टाइम पे नहीं हो रही है, और वर्षा टाइम पे नहीं हो रही, तो जो लोग हैं वो तालाब, नदियों, झीलों, इन्हीं सब से क्या करते हैं, सिंचाई विचाई करते हैं। आपने देख रखा होगा कि किसान जो लोग होते हैं वो वर्षा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, क्योंकि अगर अच्छी वर्षा होती है तो अच्छी फसल होती है, और अगर अच्छी वर्षा नहीं हुई तो फसल कैसी हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो यही है ना कि पहले तो लोग वर्षा पे पूरा डिपेंड रहते थे, परंतु आज के समय में जो लोग हैं वो तालाब, झील, नदियों, कुएं, इन सब से क्या करते हैं, सिंचाई विचाई कर देते हैं। परंतु अगर सही टाइम पे जलवायु मतलब अगर जलवायु परिवर्तन अगर सही तरीके से ना हो, तो उससे क्या होगा, जल जो हमारा जल संसाधन है वो खतरे में ही तो जाएगा ना। तो आई होप आप इसको कोरिलेट आप कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है वनों की कटाई। अब वनों की कटाई से भी जो है क्या होता है, जो हमारा जल संसाधन है वो खतरे में हो रहा है। अब ये इसका मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे कि वनों को हटाने से जल चक्र बाधित होता है। आपने सुन रखा है कि जो वन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जलवायु को अच्छा रखने में भी बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 की मात्रा को संतुलित करने में भी वो रखते हैं। अगर आप जानते हैं कि अगर CO2 है जो बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उससे प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। तो यही है ना कि अगर वनों की कटाई कम वो हो जाती, ज़्यादा कर दी जाती है, तो उससे जो हमारा जल संसाधन है वो भी खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि उससे सही टाइम पे जो हमारा जल चक्र जो होता है, जैसे कि तालाब से पानी सूर्य ने क्या किया, वाष्पोत्सर्जन किया, और तालाब से पानी क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जित हो गया, और फिर वो बादल बन गया, बादल होकर फिर सघनता बढ़ी, तो फिर उसने क्या कर दिया, बारिश कर दिया, और बारिश करके वो वापस से तालाब और झील भर देता है। परंतु अगर यही जो जल चक्र है वो क्या हो जाता है, वनों की कटाई से क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। क्योंकि जो वन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं किसी की भी जलवायु को संतुलित, मतलब किसी देश की जलवायु को संतुलित करने के लिए।
पेड़ वर्षा जल को एकत्र करने और अपवाह को कम करने और भूजल को फिर से भरने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जो जड़ें होती हैं भूजल में तो जाती हैं ना, मतलब जमीन के नीचे होती हैं, वो एक तरीके से उसको भी संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो पेड़ होते हैं। तो इसने यही बात कही है, ठीक है। तो इस कारण भी जो वो है, वनों की कटाई के कारण भी जो प्राकृतिक संसाधन आपका जल है वो क्या हो रहा है, खतरे की उसमें है, खतरे का कारण है इसकी। नेक्स्ट है भूमि उपयोग परिवर्तन। इट मीन्स इसमें ये है ना कि प्राकृतिक क्षेत्रों से कृषि या शहरी विकास के लिए भूमि उपयोग बदलने से स्थानीय जल प्रणालियों को क्या हो रहा है, संतुलन बाधित हो रहा है। नेक्स्ट आपका जलवृत्त की कमी। अब जलवृत्त मतलब क्या होते हैं, जो एक तरीके से जैसे आपके कुएं वुएं हो गए, या मतलब एक नहीं है जो पत्थर मिट्टी में से जो पानी का एक तरीके से वो निकलता है। अगर आप खुदाई करते हैं ज़मीन में, तो खुदाई करते करते कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से पानी का कुछ ना कुछ दिखता है, वो इसी को हम क्या कहते हैं, जलवृत्त कहते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर इसकी कमी के कारण भी क्या हो रहा है, जो जल संसाधन है वो खतरे में पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में भूमिगत जलवृत्त का अत्यधिक पंपिंग आम है। इट मीन्स कि गाँव में अगर आप देखते होंगे तो बहुत ज़्यादा भूजल का यूज़ किया जाता है। वो जो हैंडपंप से ऐसे लगे रहते हैं, आपने अगर गाँव गए होगे अपने, तो इस टाइप से जो वो बना रहता है, तो ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, इससे वो ज़मीन से पानी को ले रहा है, और उससे क्या होगा, उसकी कमी हो जाएगी। जलवृत्त अगर कम हो जाएंगे तो वो भी तो जल संसाधन का वही बन रहे ना, जल संसाधन इसलिए भी तो खतरे में जा रहे हैं क्योंकि इसका यूज़ जो हो गया ना, आम हो गया है। और एक बार ख़त्म हो जाने पर इन जलभरों को पूर्ण भरन में सदियां लग जाता है, और इसको फिर भरने में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है। जो भूजल होता है इसको, या फिर जो जलभृत जो कुएं वुएं होते हैं, इनको भरने में बहुत ज़्यादा सदियों अरबों लग जाते हैं। इसलिए इसका यूज़ भी हमें सही तरीके से और अच्छे से करना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि बिल्कुल वो करते रहें, अंधाधुंध इसका यूज़ करते रहें। इसका भी यूज़ हमें सही तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट, जल संसाधन इसलिए भी खतरे में है क्योंकि जो नदियाँ हैं वो सूख रही हैं। कुछ नदियाँ विशेष रूप से शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में कम वर्षा, बढ़ती मांग और अत्यधिक दोहन के संयोजन के कारण क्या हो रही हैं, सूख रही हैं। कि या तो इतनी ज़्यादा मांग बढ़ रही है कि जिस कारण नदियाँ सूख रही हैं, या फिर जो अर्ध शुष्क जो देश क्षेत्र होते हैं, या जो शुष्क क्षेत्र होते हैं जैसे राजस्थान, ये सब, इनमें इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि इसका बहुत ज़्यादा क्या करने करने लग जाते हैं लोग, वो करने लगे, दोहन करने लग जाते हैं किसी नदी का, तो वो क्या हो जाएगी, फिर सूख जाएगी। तो ये भी तो इस कारण से भी तो क्या हो रहा है, हमारा जो जल संसाधन है वो खतरे में पड़ रहा है। तो हमने देख लिया कि जल संसाधन जो है उसमें उसके खतरे में पड़ने के क्या क्या रीजंस हैं। अब इसमें यही एक पॉइंट लिख रखा है कि जल संसाधन की कमी को दूर करने के प्रयास में बेहतर जल प्रबंधन प्रथाएं, जल पुनर्चक्रण या फिर अलवणीकरण और टिकाऊ कृषि और औद्योगिक प्रथाएं क्या है, इसके अंदर शामिल हैं। जो जल संसाधन है इसकी कमी ना हो, इस कारण से ये चीज़ें क्या की जाती है, करी जाती हैं। चाहे फिर वो जो लवणीकरण जो जल होता है उसे चेंज करना, इसमें उसका क्या करना, उसमें ट्रांसफ़र करना, किसमें, मीठे जल में, ताज़े जल में, उसका जैसे नमक निकाल कर उसको, तो यही चीज़ है। और हमारे प्राकृतिक जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए संरक्षण नीति परिवर्तन और वैश्विक सहयोग आवश्यक होता है। इसकी सुरक्षा के लिए इन सभी चीज़ों का एक तरीके से हमें रूल्स रेगुलेशंस बनने चाहिए कि हाँ, जल का ज़्यादा उपयोग ना करा जाए, जल को ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए। तो इस टाइप से नीति, संरक्षण या फिर कुछ परिवर्तन लाए जाने चाहिए, या फिर वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है जल संसाधन को सुरक्षा देने के लिए। अब हम देखते हैं कि भारत में जल संसाधनों की स्थिति क्या है। इट मीन्स क्या स्थिति है हमारे जल संसाधनों की इन इंडिया। तो यही है कि पृथ्वी को नीला ग्रह माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 71% है उस पृथ्वी पे हमारे पानी ही पानी है, जिसे क्योंकि जो ग्रह का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ था, इसलिए कैसा है, नीला ग्रह है। लेकिन इस पानी में से जो 2/3 महासागरों से ढका हुआ है, जिसे यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। इट मीन्स इसका यूज़ मानव जो है अपने उपयोग में नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैसा जल होता है, ये लवणीकरण जल होता है, जिससे ये मानव उपयोग के लिए क्या हो जाता है, अनुपयुक्त होता है। और उपलब्ध जल का 2.7% बर्फ की चादरों और ग्लेशियर के नीचे ढका हुआ है। इट मीन्स इतना जल हमारे जो ग्लेशियर होते हैं उनके ऊपर होता है। इसलिए दुनिया भर में उपलब्ध पानी का केवल 1% ही मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है। इट मीन्स वो जो पीने योग्य जो जल होता है वो सिर्फ 1% होता है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, जो मानव है वो अपने उपभोग में यूज़ कर सकता है उसका। भारत के पास विश्व के इस 1% जल संसाधन में से केवल लगभग 4% जल संसाधन है, लेकिन पानी की खपत के लिए यह दुनिया का 18% आबादी का हिस्सा है।
तो यही है कि आप देख सकते हैं कि जनसंख्या कितनी ज़्यादा है पृथ्वी पे, और जो पानी की जो मात्रा है, इनमें जो जल है, जो उपभोग किया जाने वाला जल है, उसके परसेंट कितना ज़्यादा कम है। इससे आवश्यकताओं में विविधता आती है और जनसंख्या की क्या होती है, मांगे बढ़ती हैं। इसलिए सभी आबादी के लिए उपलब्ध जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक क्या करना चाहिए, प्रबंधन करना आवश्यक होता है। इसलिए कहा गया कि जो हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो हमें जल संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए कि ये क्या हो, सभी के लिए उपयोग में आए। और भारत में लगभग 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है आपका वर्षा होती है, और वाष्पीकरण के बाद इसकी मात्रा केवल कितनी बच जाती है, 1137 BCM रह जाती है। इट मीन्स इतनी ज़्यादा तो वर्षा होती है, परंतु जो वाष्पीकरण हो जाता है, जो वेपोरेशन हो जाता है, मतलब जो सूर्य की किरणें हैं वो वाष्पोत्सर्जन कर देती है पानी का, तो इसके कारण केवल इतना ही जो जल है वो क्या रह जाता है। और इस जल उपलब्धता से भारत में लैंगिक एवं क्षेत्रीय विविधता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक शेष पानी है, जबकि दूसरी ओर महाराष्ट्र जैसे राज्य है जहाँ जल संसाधन क्या होते हैं, दुर्लभ है। और यह अंतर है जो जल और प्रबंधन को क्या करता है, कठिन बनाता है। इसलिए कि जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से जो जल का प्रबंधन करना है वो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज होता जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए सभी जगह पानी का प्रबंधन एक समान हो तभी तो होगा ना, जब पानी सब जगह एक समान हो। अगर पानी ही सब जगह असमान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो प्रबंधन का जो तरीका होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे आप देखते हैं, अगर आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि राजस्थान में ना जो घर होते हैं उसमें ना वैसा बना होता है ना कि छतों पे क्या हो सके, पानी का संग्रहण हो सके। मतलब इस टाइप की जो छतें होती है, जैसे कि ना इस टाइप का जो छत का आकार होता है ना, वो इस टाइप का कुछ बना रहता है टैंक की तरह, जिसमें अगर वर्षा का जल आता है ना तो इसमें जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो मतलब छत है ना इसी टाइप से उसकी बने जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि राजस्थान में क्या है, पानी की कमी होती है। राजस्थान में पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा कम होती है कंपेरिजन टू अदर स्टेट। तो वहाँ पे इसलिए क्या करा जाता है ना कि वर्षा का जल संग्रहित किया जा सके, इसलिए वहाँ पे इस टाइप के घरों का निर्माण किया जाता है। तो यही बात इसने कही है ना कि अलग अलग मतलब जल संसाधन दुर्लभ हैं, और यह अंतर है जो जल प्रबंधन को क्या करता है, कठिन करता है। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से क्या होता है, जल संसाधन उपलब्ध होता है। अब हम देखते हैं जल संसाधन प्रबंधन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। इट मीन्स जो जल है, जो जल संसाधन है, उसको किस प्रकार से प्रिवेंट किया जाए, कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सेव करने में। तो आप देख सकते हैं कि भारत में लगभग 1123 सेंटीमीटर जल संसाधन है, और जो इसकी मांग है ना वो लगभग 750 BCM है। लेकिन शोधकर्ताओं के मुताबिक 2050 तक मांग बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1180 BCM तक पहुंच जाएगी, जिससे संसाधनों की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी। इसलिए जल संसाधन प्रबंधन आवश्यक है, लेकिन कुछ विशिष्ट मुद्दे भी हैं। इट मीन्स आप देख सकते हैं जो डिमांड आजकल जो बढ़ती जा रही है, उसके लिए जो जल प्रबंधन है, उसका जल संसाधन का जो प्रबंधन करना है, सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट आज के टाइम के लिए। क्योंकि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2050 तक जो ये मांग हो जाएगी वो 1180 तक पहुंच जाएगी, और अभी कितनी है इसकी मांग, 750 BCM है। तो यही बात इसमें कही गई है। जैसे अब फर्स्ट पॉइंट आपका कि कई क्षेत्र वर्षा आधारित क्षेत्र के अंतर्गत है, क्या क्या समस्याएं आती है, अब हम इनके ऊपर गौर देते हैं। क्योंकि भारत मानसून पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। आप जानते हैं कि जो मानसूनी वर्षाएं आती हैं उसका मतलब हम उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। जो नदियाँ होती हैं, जो झील होती है, जो तालाब होते हैं, उसके अंदर पानी किसका आता है, वो वर्षा के ही द्वारा आता है। यदि मानसून अच्छा नहीं तो पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और मानसून जो भूमिगत जल या नदियाँ हो गई, झील, अन्य जल राशियों का पोषण देता है। आप जानते हैं कि जो मानसून होता है वो इन सबको क्या करता है, पोषण ही तो देता है ना। जो वर्षा होती है, वर्षा के कारण क्या होगा, तालाब, झील, नदियों, इनमें पानी भर जाता है। और यदि इन स्रोतों को अपना संभावित पानी नहीं मिलता है तो जल वितरण एक क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। अगर इनको पूरी तरह से पानी की मात्रा ना मिले, अगर मानसून जो है वो सही टाइम पे ना हो, तो क्या हो जाएगा, पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और जब पानी की समस्या हो जाएगी तो क्या मतलब लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि भारतीय मानसून अल नीलो और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न कारकों के प्रति क्या होती है, संवेदनशील हो रहा गया है। इसलिए मानसून के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। आप जानते हैं कि जो आजकल इतना ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन हो रहा है या प्रदूषण, मतलब कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, मानवीय जो क्रियाएं मानव कर रहा है, उनके कारण जो जलवायु है ना वो थोड़ी बिगड़ गई है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। आप देखते हैं कि जिस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उस टाइम पे ठंड की जो वो है फ्रिक्वेंसी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, या जिस टाइम पे मानसून आना
जी जिस टाइम पे बारिश का सीजन होता है, जैसे अगस्त जुलाई, इस टाइम पे ना थोड़ा सा मतलब बारिश का वो होता है, टाइम पीरियड होता है अगस्त का टाइम। उस टाइम पे बारिश नहीं आती, मतलब वर्षा नहीं हो रही होती है, वर्षा होती भी है तो सितंबर के आसपास। तो ये थोड़ा ना किस वजह से ये इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि जो मानव है ना वो ऐसी अपनी गतिविधियां करता जा रहा है ना, जिसके कारण ये जो जलवायु परिवर्तन है वो हो गया है। तो इस कारण से क्या करना पड़ता है, जो जल संसाधन प्रबंधन में क्या हो जाती है, समस्या को ये जन्म दे देती है। क्योंकि अगर जो वर्षा है वो वर्षा मतलब अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंट टाइप से होगी, वर्षा पे भी आधारित होती है मैं जल प्रबंधन का तरीका। क्योंकि अगर वर्षा सही होती है तो जो तालाब में या भूमिगत जो जल होता है या नदियाँ झील, इन सब में क्या होता है, इनको पोषण वो सही टाइम पे मिल जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जल संसाधन को प्रबंधन करने में कि वर्षा का असमान वितरण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर स्टेट में अलग अलग वर्षा होती है, जैसे राजस्थान में कम हो गई, यूपी में ज़्यादा हो गई, दिल्ली में ज़्यादा हो गई। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हर जगह क्या होती है, वर्षा का वितरण असमान होता है। यद्यपि भारत में मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, फिर भी वर्षा का वितरण क्या है, असमान है। कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त वर्षा होती है, जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो हो जाता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और कुछ क्षेत्रों में राजस्थान की तरह क्या हो जाता है, सूखे का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए इस असमान वर्षा वितरण से संसाधनों का प्रबंधन करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो आपका सेकंड पॉइंट है कि वर्षा का असमान वितरण के कारण क्या हो रखा है, जल संसाधनों का हम प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पा रहे। और जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें क्या था कि वर्षा आधारित क्षेत्र के अंतर्गत मतलब जो वो है जो वर्षा होती है अगर वो सही टाइम पे नहीं होती है तो इस कारण भी हमें क्या करना पड़ रहा है, जल संसाधन का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है जल संसाधन प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट है कि पानी की बढ़ती मांग। जो जल है ना वो आजकल सबकी क्या हो गई, डिमांड हो गई है। जो जनसंख्या जिस अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है उस अकॉर्डिंग जो वो है पानी की डिमांड हो गई, या फिर कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट क्यों ना हो क्या हो, चाहे फिर वो आपके खाने पीने का हो गया या पानी हो गया, तो ये सब आजकल ज़्यादा प्रायोरिटी पे आ गया। और सबकी मांग के लिए तो इतनी ज़्यादा आपूर्ति नहीं होती ना। अगर वर्षा सही टाइम पे नहीं होगी तो क्या होगा, इसकी जो वो प्रोडक्शन है वो सही तरीके से हो पा रहा है जल का, नहीं ना। तो इस कारण भी जो जो जल है ना, जल का प्रबंधन करने में ये समस्या हमें फेस करने की दिखाई दे रही हैं। जैसे भारत में तेजी से जनसंख्या वृद्धि और बढ़ते शहरीकरण या फिर कृषि और अन्य घरेलू उपयोग के लिए सिंचाई सुविधाओं की बढ़ती ज़रूरतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण पानी की मांग में वृद्धि हुई है। और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरों में अधिक जल संसाधनों की क्या होती है, आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए एक और समस्या राज्य के भीतर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमान जल वितरण की उत्पन्न होती है। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से जो वो है हमें जल संसाधन का प्रबंधन करने में क्या हो रही है, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि जो पानी की जो बढ़ती मांग है ना उसके कारण भी जल संसाधन का जो वितरण है वो असमान तरीके से हो रहा है। क्योंकि क्या है, जो पानी है वो वर्षा जो हो रही है वो सही टाइम पे नहीं हो पा रही। तो यही इसमें बात कही गई है कि इस कारण से हमें जो है ना जल का वितरण जो है असमान तरीके से उसमें प्रॉब्लम्स को ये वो कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट आपका शहरीकरण के कारण पानी की समस्या पैदा होती है। अब शहरीकरण जैसे जैसे होता जा रहा है जो गाँव में जैसे आप देखती हैं कि नए अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या फिर जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं शहरों की ओर। जैसे जैसे शहरी क्षेत्रों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जल संसाधन प्रबंधन में भी क्या आ रही है, समस्या आ रही हैं। शहरी क्षेत्र विशाल गगनचुंबी इमारतों, सीमेंट सड़कों, कंक्रीट सड़कों, इमारतों और ऐसी बुनियादी ढांचे बने होते हैं। और यह बुनियादी ढांचा भूमि को पानी को भूमिगत बनाए रखने की क्या करता है, अनुमति नहीं देता है। और इस प्रकार क्या हो रही है, ये समस्या को भी बढ़ाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों या नदियों से शहरी क्षेत्रों में पानी का स्थानांतरण या आपूर्ति करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है, शहरीकरण का मतलब क्या होता है कि नई नई इमारतों का मतलब नई नई टेक्नोलॉजी बनना, नई नई चीज़ें बनना, नई नई इमारतें बनना, नए नए उद्योगों का निर्माण करना। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसमें अब आपको इमारतें बनानी होती है तो आप देखते हैं कि उसमें आपको कंकड़ पत्थर ये सब वो रेत बलुआ ये सब की ज़रूरत पड़ती है। और उसके साथ साथ आपको किस चीज़ की नीड पड़ती है, पानी की भी नीड पड़ती है। और जैसे जैसे इसमें से बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है तो एक तरीके से हम इसकी ये हमें प्रॉब्लम क्या करनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है। ये संसाधन को क्या कर रहा है, मतलब जो जल संसाधन है इसके प्रबंधन में क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे शहरी क्षेत्रों में उद्योगों को पानी की आवश्यकता होती है और इसलिए यह फिर से असमान और संबंधित मुद्दों को क्या करता है, जन्म देता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप से शहरीकरण के कारण जो पानी की समस्या है वो पैदा हो रही है।
नेक्स्ट है आपका शहरी सीवेज। अब शहरी सीवेज में क्या हो गया कि शहरी क्षेत्रों में सीवेज की कई समस्याएं हैं, जिससे उपलब्ध जल संसाधनों में जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है और इससे नदियों झीलों में पानी की गुणवत्ता में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। और ऐसे बहुत कम उपाय हैं जो भारत में सीवेज प्रबंधन के मुद्दों को क्या कर सकता है, हल कर सकता है। जो वो बने होते हैं, बड़ी बड़ी नालियाँ बनी होती हैं, जो सीवर वीवर बने रहते हैं, आप देख सकते हैं कि किस कारण से जो जल है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, जल संसाधन में एक तरह से जल जो है बहुत प्रदूषित हो रहा है। जल प्रदूषण बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो पानी की जो वो है क्वालिटी है, उसमें क्या होती है, गुणवत्ता में क्या आती है, गिरावट आती है। तो ये भी जो है ये मेन कारण है किसका जल को प्रबंधन करने का ही ये भी एक समस्या है कि जल शहरी सीवेज का वो हो रहा है। नेक्स्ट आपका भूजल का अत्यधिक दोहन। अब जो भूजल है, इसमें जो भूमि का जो जल है, जैसे आप देखते हैं कि जो नलकूप होते हैं उसके थ्रू भी क्या हो रहा है, जो पानी की आप वो है, पानी का वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिसके कारण क्या कर नहीं पा रहे हम, कि जल का प्रबंधन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भूजल है उसका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई उद्देश्य के लिए उपलब्ध भूजल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि गाँव में अगर आप जाते होंगे अपने गाँव में, तो आप ज़रूर देखते होंगे कि जो हैंडपंप होता है, मतलब जो ज़मीन से जो भूमिगत जल निकालता है, उससे क्या होता है, उससे सिंचाई की जाती है। गाँव में आपको अगर कृषि में सिंचाई करनी है तो वो उसी से की जाती है। तो उससे क्या हो रहा है, जो भूजल है उसमें कमी आ रही है और उससे हम क्या नहीं कर पा रहे, अपना जल का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। सिंचाई के लिए निःशुल्क विद्युत आपूर्ति उपलब्ध है, अतः जल संसाधनों का अधिक उपयोग होता है। बोरवेल और खोदे गए कुएं से भूजल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो बोरवेल होते हैं, जो आज वो भी शहरों में भी समरसीबल कुछ करके लगा रहता है, मुझे नाम तो पता नहीं चल रहा, बट हाँ, जो ज़मीन से पानी क्या करता है, निकालता है। अगर आपने थोड़े से मतलब स्लम एरियाज़ में देखे होंगे, तो इस टाइप से ना सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है, सरकार ने करवा रखी है। तो उससे भी क्या होता है, भूमिगत जल की क्या हो रही है, आपूर्ति हो रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है, उसका दोहन अत्यधिक हो रहा है। तो इससे कारण भी हम क्या नहीं कर पा रहे, जल का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। यही है कि कुएं से भी भूजल का अधिक उपयोग हो रहा है। पिछले 4 दशकों में लगभग 85% जल जो है भूजल का उपयोग किया गया है, और ये पानी का अस्थिर उपयोग, और इस प्रकार जल संसाधनों पर क्या हो रहा है, तनाव बढ़ता है। नेक्स्ट है हम जल संसाधन का इसलिए भी प्रबंधन नहीं कर पा रहे क्योंकि जो अप्रभावी खेती पद्धति की एक तरीके से जो प्रभावशील खेती पद्धति नहीं हो रखी है। आजकल आप देखते हैं कि कृषि में सिंचाई के लिए भी बहुत सारे मेथड आपने पढ़ रखे होंगे। अगर 8th क्लास में आपने साइंस की बुक पढ़ी होगी ना, तो फर्स्ट चैप्टर था कि डीप तंत्र या फिर जो छिड़काव तंत्र, इन सब चीज़ों का एक तरीके से वो करा जाता है, यूज़ किया जाता है। परंतु जो आजकल की जो वो हो गई है ना, वो अप्रभावी खेती पद्धति हो गई है, मतलब कि कोई ज़्यादा इफेक्टिव पद्धति नहीं है, जिसके कारण क्या ना हो सके, जल का प्रबंधन ना हो सके। तो इस टाइप से हो रहा है ना कि भारत की लगभग 70% आबादी कृषि को अपनी मुख्य आजीविका के रूप में क्या मानती है, लेकिन अप्रभावी और अकुशल खेती के तरीकों में से मीठे पानी की लवणता में क्या होती है, वृद्धि होती है, और जलाशयों में गाद की मात्रा भी क्या हो रही है, बढ़ती है, जिससे भूजल स्तर गिर जाता है और इससे मीठे पानी का भी प्रदूषण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस कारण जो मीठे जो पीने योग्य जो पानी होता है, वो भी क्या हो रही है, प्रदूषित होती चली जा रही है अप्रभावी खेती की पद्धति के अकॉर्डिंगली। और इस कारण हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, जल का प्रबंधन नहीं कर पा रहे। जल जो है, जल का प्रबंधन करना हमारे लिए क्या हो गई, समस्या उत्पन्न कर रही है। इन कारणों से समस्या उत्पन्न होती है जल प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट आपका जल प्रदूषण। अब इसमें क्या है कि औद्योगिक अपशिष्ट, शहरी सीवेज और घरेलू कचरे के कारण जो जल प्रदूषण में क्या हो रही है, वृद्धि होती है। इससे नदियों झीलों जलाशयों और मीठे पानी के संसाधनों का क्या हो रहा है, प्रदूषण होता है। इसलिए यह हम इसको गुणों को कम करता है और प्रबंधन संबंधी समस्याओं को क्या करता है, जन्म देता है। इट मीन्स एक तो ये इसकी क्वालिटी को क्या करता है, कम कर रहा होता है, और साथ ही ये हमारे लिए क्या कर रहा होता है, प्रबंधन संबंधी समस्याओं को क्या करता है, जन्म देता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल प्रदूषण को कम करता है और पानी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। तो इसलिए ये बोर्ड बनाया गया है, जो जल बोर्ड होता है, जिसके थ्रू अगर आपने देख रखा होगा कि जो स्लम एरियाज होते हैं उनमें पानी उपलब्ध किया जाता है टैंकर के द्वारा। तो ये हमें एक तरीके से क्या कर रहा है, मार्गदर्शन भी कर रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए, जल का प्रबंधन करना चाहिए। तो मतलब ये भी बहुत मेन कारण है जल प्रदूषण भी, जिसके कारण क्या नहीं हो पा रहा, जल संसाधन का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं जल जल संसाधन के प्रबंधन के लिए। अब हम देखते हैं कि जल के प्रभावी प्रबंधन के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, कि अगर हम इसका ठीक तरीके से क्या कर पाए, मैनेजमेंट कर पाए, इसको सही तरीके से प्रिवेंट कर पाए, प्रबंधन कर पाए, तो उसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अब हम इनके बारे में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट है आपका दो तरफा नीति। इसमें क्या है कि भारत को कृषि में पानी के संबंध में दो तरफा रणनीति के अपनाने की जरूरत है। अब वो कैसी दो तरफा नीति है, एक तो आपका हो जाता है आपूर्ति पक्ष और दूसरा होता है मांग पक्ष। इसमें होता है कि अपने जलाशयों में मानसून के मौसम के दौरान पानी का बफर स्टॉक बढ़ाना। इट मीन्स अगर बारिश होती है तो उसमें उसको क्या करना, एक तरह वो करना, प्रिवेंट करके रखना, जिससे कि आने वाले समय में उसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे तालाब में, झील में, नहरों में। इस टाइप से जो पानी का जो होता है, वर्षा का जो जल होता है, उसको एकत्रित करना, चेक डैम और वाटरशेड आदि के माध्यम से भूजल को क्या करना, रिसर्च करना। ये एक आपका आपूर्ति पक्ष हो गया। नेक्स्ट है आपका मांग पक्ष। इसमें क्या होता है कि सभी फसलों में पानी का अधिक तर्कसंगत आवंटन और कुशल उपयोग सुनिश्चित करें। इट में जितनी मांग हो, जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो, उतना ही पानी का क्या करना चाहिए, आवंटन करना चाहिए। उतना ही सिंचाई के लिए पानी को वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आपने पाइप में वो लगाया, मतलब कि आपने नल लगाया और पाइप स्टार्ट कर दिया उसको, नल को, और वो पानी निकला जा रहा है, वेस्ट होता जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी मांग होती है उस अकॉर्डिंग ही पानी का क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। और फिर आपूर्ति, जैसे आपने देख लिया कि जो वर्षा का जल होता है उसका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम ये सब कदम उठा सकते हैं। आप अपनी दो तरफा नीति को अपना सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है कि जल को हम एक तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, उसको जल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है जल की उत्पादकता। अब इसमें क्या है कि भूमि उत्पादकता से जल उत्पादकता की और बदलाव ही की आवश्यकता होती है। मतलब कि पंजाब की भूमि में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक है ना, क्योंकि उस वहाँ पर क्या होता है, इसकी सिंचाई जल उत्पादकता सबसे कम है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती होगी, मतलब इस टाइप से होगी कि वहाँ पर जो चावल की खेती है वो पूर्ण अच्छे तरीके से की जा सकती है। वहाँ पर उसको क्या नहीं करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सिंचाई करने की ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें यही तो लिख रखा है ना कि इसकी सिंचाई जल उत्पादकता सबसे कम है पंजाब में। अगर चावल की उत्पादकता को करा जाता है तो इससे एक ये बेनिफिट होता है। तो यही बात करिए, जल का प्रबंधन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जल की उत्पादकता के हिसाब से ही हम क्या करें, कृषि भी करें। नेक्स्ट आपका ड्रिप सिंचाई से। अब मैंने बताया था कि छिड़काव तंत्र ये सब होता है, कि जिससे कि क्या होता है, अब जैसे एक तो होता है आपका छिड़काव तंत्र कि फुहारे की तरह ना पानी ऐसे ऐसे करके और पूरे जो वो होते हैं खेतों में चला जाता है। एक आपका हो जाता है कि जो है ना नीचे जड़ों के थ्रू एक पाइप ऐसे बिछा दी जाती है, और वो खेत होते हैं आपके, जैसे ये पौधे हो गए, और पौधों में ना फिर नीचे की तरफ से ऐसे जल दिया जाता है, जिसके कारण ना पानी की जो वेस्टेज होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यही कहा गया है ना कि ड्रिप सिंचाई से गन्ने जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों में आधा क्या पानी बच जाएगा, अगर हम इस टाइप से क्या करें, सिंचाई करें। तो आपने देख लिया कि किस टाइप से हमें क्या करना चाहिए। या तो हमें फसल ही को हमें ऐसी जगह राज्यों में बोना चाहिए जिसमें क्या हो, कम पानी की आवश्यकता हो, या फिर हमें सिंचाई के लिए ऐसे तंत्र का यूज़ करना चाहिए जिससे कि क्या ना हो सके, पानी की वेस्टेज ज़्यादा ना हो। उससे हमें क्या होगा, आधा से आधा पानी बचेगा अगर हम सही टेक्निक के थ्रू क्या करें, सिंचाई करें। तो अगर आपने 8th क्लास में साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो वो इसी के ऊपर है कि किस टाइप से हमें खेती की जानी चाहिए। मतलब फर्स्ट या सेकंड चैप्टर होगा, बट हाँ इसी के ऊपर है, ठीक है। मतलब मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को जितना याद है अभी। नेक्स्ट आपका कि जल प्रबंधन के लिए हमें क्या क्या मतलब कदम उठाए जाने चाहिए। उसमें आपका टिकाऊ कृषि पद्धति, कि हमें टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए। मतलब कि सीधी बुआई वाले चावल या वैकल्पिक गीली और सूखी सिंचाई, सूने जुताई आदि को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। कि इट मीन्स हमें ऐसे चीज़ों को पुरस्कृत करना चाहिए, लोगों के सामने उसको वो करना चाहिए, अवार्ड दिया जाना चाहिए, जिसमें या तो पानी की खपत कम हो, या पानी एक तरीके से कम लगे, या फिर उसको उसकी जगह हम वैकल्पिक यूज़ कर पाएँ किसी चीज़ और का, या फिर सूखी सिंचाई के रूप में, या सूने जुताई की जा सके। इन सब चीज़ों को क्या किया जाना चाहिए, पुरस्कृत किया जा सकता है, क्योंकि इससे पानी की क्या होती है, बचत होती है। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, अवार्ड के तौर पे हमें दिया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों में भी इसकी क्या हो, जागरूकता बढ़े, लोग भी इन सब चीज़ों का यूज़ करें। और एक तरफ क्या फ़ायदा होगा, आपका पानी भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस टाइप से भी हमें ये कदम उठाए जाने चाहिए, मतलब टिकाऊ कृषि पद्धति का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, पानी की खपत कम से कम हो सके। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक इच्छा शक्ति। इसमें क्या है कि वैश्विक खाद्य
और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इट मीन्स अच्छे से अच्छे हमें खाद्य पोषण ये सब क्या करना चाहिए, सरकार सही तरीके से प्रोवाइड कराए। हमें इसके लिए राजनीति से क्या हो, एक तरीके से ये चीज़ें हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिससे कि क्या ना हो सके, पानी की वेस्टेज ना हो और सही तरीके से कृषि भी हो सके। तो इसने यही बात कही है कि खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की क्या होती है, आवश्यकता होती है। राज्य सरकारों को भूजल सिंचाई में शामिल बिजली के लिए शुल्क लेना चाहिए, कि अगर वो क्या करें, भूजल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे आजकल समरसीबल लग जाते हैं जो ज़मीन से पानी भूजल निकालते हैं, तो उस पे ना सरकार को क्या करना चाहिए, बिजली का बिल लगाना चाहिए। अगर वो मोटर को चालू करते हैं तो उनके ऊपर वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगना चाहिए, जिससे कि क्या लोग करेंगे कि बिजली का बिल ना आए, उससे वो क्या करने लग जाएंगे, कम से कम पानी का यूज़ करने लग जाएंगे और पानी का इस तरीके से वेस्ट नहीं करेंगे कि टैंक वो चल रहा है, मोटर चल रहा है और पानी गिरता जा रहा है, तो इस टाइप से भी लोग नहीं करेंगे। अगर वो क्या करने लग जाए, जो सरकार है वो शुल्क लेना लग जाए इन सब चीज़ों पे, तो इससे ये एक फ़ायदा होता है, उससे हम क्या कर पाएंगे, जल संसाधन का सही से संरक्षण कर पाएंगे। तो अगर ये सरकार कदम उठाती है तो इससे एक ये भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आपका प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसमें क्या होता है कि वर्षा आधारित उत्पादन को अधिक लचीला और टिकाऊ बनाने वाली प्रौद्योगिकी और प्रथाओं को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की तत्काल आवश्यकता है। इट मीन्स इसके अंदर हमें अपने जो जलवायु है उसको, जलवायु जो परिवर्तन होता है वो ठीक समय पे सही हो। जैसे कि अगर वर्षा के टाइम पे वर्षा का मौसम भी रहे तो इससे क्या होगा कि वो भी नहीं होगा कि जो जल है उसकी कमी हो जाएगी, या फिर जो आपने अभी पढ़ा था कि वर्षा का जो जल होता है वो तालाब, नदियों, झीलों, भूजल, इन सब के लिए क्या होता है, पोषण का एक वो होता है, माध्यम होता है। तो इन सब चीज़ों में भी कमी नहीं आएगी। तो इसने यही बात कही है कि औद्योगिकी का सही से अगर उपयोग करा जाएगा तो उससे क्या होगा, जो जल है उसकी कमी नहीं होगी, जल संसाधन का सही तरीके से हम प्रबंधन कर पाएंगे। तो ये कदम भी उठाया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका सतत विकास। अब इसमें क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य है, जो संयुक्त राष्ट्र है, तो वो क्या करती है, उसको वो ऐसे वो बनाना चाहिए, उसको रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए कि जिससे क्या हो कि जो जल है उसका जो आने वाली पीढ़ी है वो भी सही तरीके से यूज़ कर पाए। जो आज की जो हमारी जो पीढ़ी है वो ये ना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके और पानी को क्या कर दे, ख़त्म कर दे। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसने यही बात कर रखी है कि सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए 7 साल से भी कम समय बचा है, और FAO, IFD और UN के WFO दुर्लभ जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए क्या करती है, नवीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर क्या करती है, जोर देती है। तो यही चीज़ें हैं कि हम सतत विकास के जो संयुक्त राष्ट्र के जो रूल रेगुलेशन ये सब बनाती है, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, जल संसाधन की जो समस्या है, जो जल संसाधन का जो प्रबंधन है, वो हम इन सब रूल रेगुलेशन को फॉलो करके इसका प्रबंधन हम सही तरीके से कर पाएंगे। चाहे वो प्रौद्योगिकी के उपयोग में सही तरीके से करके हो, या फिर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, या जो दोहरी नीति होती है, या टिकाऊ कृषि पद्धति, मीन्स ऐसी पद्धति का यूज़ करके उसको अवॉर्ड दिया जाना चाहिए, जिससे कि इसमें लोगों में भी जागरूकता फैले और लोग भी इन सब चीज़ों का यूज़ करें। या जल की उत्पादकता को एक तरीके से सही तरीके से उसमें वो करना चाहिए कि हाँ, जैसे कि आपने देखा है कि राजस्थान के घरों में क्या होता है, जो छतों पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, जिसमें क्या होता है, जो वर्षा जल होता है वो एकत्रित हुआ हो रहा होता है। तो आपने देख लिया कि हमें क्या करना चाहिए। और इन सब आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ जो क्वेश्चंस थे। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो जो जितने भी क्वेश्चन थे उन सब के मैंने आपको इसमें आंसर देने की कोशिश की है। और जो ये आपका चैप्टर है ना, वो चैप्टर आपका 6th हो जाएगा। अगर आप इसको नोटिस करेंगे ना, तो चैप्टर 6 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन की आपको लेके आई थी क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आपने देख लिया कि जल संसाधन होता क्या है, जल संसाधन की परिभाषा भी देख ली, और फिर जल संसाधनों के आपने प्रकार भी देख लिए कि आप देख रहे हैं कि तालाब, झील, नदियाँ, वर्षा, ये सब क्या है, जल संसाधन के प्रकार ही तो हो गए। भूजल, जलभृत, ये सारे क्या हैं, जल संसाधन के प्रकार। और जल संसाधन क्या है और इसके महत्व के बारे में भी हमने देख लिया कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जो जल है, आप जानते हैं कि हमारा जीवन के तौर पर ये जल के बिना क्या नहीं है, जीवन संभव नहीं है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसके 4-5 पॉइंट बताए थे कि किस लिए ये इंपॉर्टेंट है जल संसाधन, और जल संसाधनों के खतरे में पड़ने के क्या क्या कारण है, कि जो जल संसाधन है वो इसका इतना ज़्यादा क्या हो रहा है, खतरे में क्यों है, क्योंकि जो लोग हैं वो जनसंख्या है बढ़ती जा रही है, मांग उसके कारण बढ़ रही है। मांग बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, भूजल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और गाँव में तो अभी भी क्या किया जाता है, भूजल का ही यूज़ किया जाता है, और लोग क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में देख लिया कि जल संसाधन के खतरे में बढ़ने के कारण क्या है। फिर हमने देखा कि जल संसाधन समस्याएं क्या क्या है, कि मतलब कि जल संसाधन
की समस्या क्या क्या है, कि जलवायु परिवर्तन होता है, मतलब कि सही टाइम पे वर्षा का ना होना, तो उसके कारण क्या नहीं हो रहा, तालाब झील नदियों को पोषण सही तरीके से नहीं मिल पा रहा। और फिर जल प्रबंधन के लिए उठाएगा क्या 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 कदम किए जाने चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, मतलब किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट लगी होगी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपको ज़रा से भी ये, मतलब जो मैंने वीडियो बनाती हूँ, अगर आपको ज़रा सा भी ये यूज़फुल लगता है अपने लिए, हाँ आपने कुछ सीखा, अगर आपने कुछ ज़रूर सीखा होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। अदरवाइज़ आप अनलाइक करके भी जा सकते हैं अगर आपको कुछ भी सीखने को यहाँ से ना मिला हो तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।